Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is IR spectrum of para-hydroxytoluene. Para-hydroxytoluene में, as we can see that it has one benzene ring, so there must be aromatic hydrogens, and it is para substituted phenol also we can say. So it must have OH stretching vibrations. It must have CO frequency vibrations, CO and OH, and because it has one CH3 group also, it means it will show sp3 hybrid carbon hydrogen vibrations also, and we will see peak below 3000 also. कोई सा भी अगर हम पीक स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उसको हम ब्रॉडली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. पहले तो 2 पार्ट्स में ही करते हैं कि 1500 के नीचे जो रीजन होता है उसको हम फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं. 1500 के ऊपर जो रीजन होता है इसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन. इसको भी अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो ये आपका अप टू 2000 और अप टू 2500 तक, और फिर 3000 से अबव. 3000 से अबव केवल आपको OH और NH2 के ही पीक्स मिलते हैं, तो ये एरिया सिर्फ उनके लिए है. लेकिन 3000 के नियर बाई आप देखेंगे इस तरफ बिल्कुल इससे एडजेसेंट जो मिलेंगे आपको वो होगा sp3 कार्बन और हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी, जबकि इसके राइट साइड पे आपको मिलेगा sp2 कार्बन हाइड्रोजन और sp कार्बन और हाइड्रोजन. ये आदि वाइब्रेशंस आपको इधर 3000 के पास देखने में मिलेंगी. तो अब देखो, क्योंकि इसके ये वाले कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिड है, और ये वाला कार्बन क्या है, sp3. तो आपको कहाँ पीक मिलने वाला है? एक आपको 3000 के इधर पीक मिलेगा और एक पीक आपको इधर मिलेगा. साथ में ये OH फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये तो हमेशा ही 3000 के ऊपर 3200 3300 इस तरह इसके आसपास मिलती है. और ये वाला पीक हमेशा ब्रॉड पीक होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और साथ में इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत नीचे. इसकी एब्जॉर्बेंस बहुत ज्यादा होती है, तो ट्रांसमिटेंस इसकी क्या होती है, बहुत ही कम होती है. तो ये आपको एक ब्रॉड पीक मिलता है, और ये क्लब कर जाता है किससे, sp2 हाइब्रिड कार्बन और हाइड्रोजन से, जो लगभग 3040 के आसपास मिलते हैं. और यहाँ पे क्लब हो जाता है किससे, आपका sp3 हाइब्रिड कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी से. नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि इसमें CO फ्रीक्वेंसी भी देखने को मिलेगी, जो कि आपको ईथर में भी मिलती है. ईथर में फंक्शनल ग्रुप आपका क्या होता है, ROR. तो ईथर में भी CO फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें भी CO फ्रीक्वेंसी होती है. तो इस ईथर जो CO बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी है कि इसकी रेंज जनरली 1200 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, जो कि इस केस में हमें 1220 के आसपास इसलिए मिलती है क्योंकि ये एरोमेटिक कार्बन है. और इसमें इस बॉन्ड में भी हम क्या देखते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं. और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होने से, बॉन्ड कांस्टेंट इंक्रीज होने से क्या होता है, जो पीक है वो आपका हाई फ्रीक्वेंसी पे आता है. नेक्स्ट OH इन प्लेन बेंडिंग. जो OH बॉन्ड है इसका प्लेन में बेंडिंग आपको फिंगरप्रिंट रीजन में 1360 के आसपास एक पीक मिलता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट साइन होता है अल्कोहल्स के लिए या फिनॉल्स के लिए. और ये वाला पीक आपको ईथर के केस में क्या मिलेगा, एब्सेंट. ईथर में आपको इस रेंज में तो पीक मिलने वाले हैं क्योंकि CO फ्रीक्वेंसी है, स्ट्रेचिंग है, लेकिन आपको OH बेंडिंग वाले नहीं मिलेंगे. अगर आपको 1360 के आसपास ये पीक एब्सेंट नजर आता है, इट मीन्स आपका कंपाउंड जो है अल्कोहल नहीं है बल्कि ईथर है. और हम ईथर को जनरली क्या देखते हैं कि अगर एलिफेटिक ईथर है तो उसमें 1250 पे आपको मिलता है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग CO बॉन्ड का, और 1040 पे मिलता है आपको सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. और अगर वो अनसेचुरेटेड ईथर है, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ विनाइलिक ईथर है, तो इन दैट केस 1220 पे थोड़ा सा इसकी डिग्री इंक्रीज हो जाती है, बॉन्ड कांस्टेंट इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन. तो हाई फ्रीक्वेंसी पे आपको पीक मिलते हैं 1220 और 850 पे, वो वाला लो फ्रीक्वेंसी को देते हैं क्योंकि यहाँ बॉन्ड इंक्रीज होगा तो यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, डिक्रीज. तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में हम क्या देखते हैं, एसिमेट्रिक
1220 पे मिलता है और सिमेट्रिक हमें 850 पे मिलता है। अब अगर हम ईथर्स को डिस्टिंग्विश करना चाहें किससे, अल्कोहल से, तो हमने देख लिया कि ये वाला बैंड जो है वो एब्सेंट होगा। लेकिन ईथर्स को अगर हम ईस्टर्स से डिस्टिंग्विश करना चाहें तो हम क्या देखेंगे कि 1750 के आसपास जो पीक मिलता है वो CO ग्रुप का होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप का। अब अगर ये एब्सेंट है इसका मतलब वो कंपाउंड या तो फिनॉल है या फिर वो क्या है, ईथर। और फिनॉल और ईथर में से हमें करना हो तो इस वाले से हम पहचान लेंगे। और दूसरा, इस एरिया में अगर कोई पीक मिल रहा है तो इट मीन्स वो फिनॉल है, और अगर इसमें और ये वाला पीक आपको नहीं मिल रहा इट मीन्स वो क्या है, ईथर है। साथ में अब वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है उसको आपने देखा, C डबल बॉन्ड C, क्योंकि इसमें एरोमेटिक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के आपको 4 अलग अलग पीक मिलते हैं इस रेंज में, 1660 से लेके 1600 से लेके 1450 के बीच में, तो इट मीन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और अगर ये चारों पीक नहीं है इट मीन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें मिलता है इट मीन्स इसके अंदर बेंजीन रिंग भी है, इसमें ये वाला पीक भी मिलता है, इसका मतलब इसमें OH भी है और इसमें CO भी है, क्योंकि आपको ये वाली फ्रीक्वेंसी पे भी 1220 पे भी आपको एक पीक मिलता है। और आपको ये वाले पीक जो है इसकी जगह आपको ये 1220 पे मिल गया, साथ में आपको 1750 के अराउंड कोई पीक नहीं मिलता, इट मीन्स इसके अंदर एसिडिक ग्रुप नहीं है, क्योंकि एसिडिक में OH भी होगा और C डबल बॉन्ड O भी होगा। तो इसको अगर हमें एसिड से डिस्टिंग्विश करना है अल्कोहल को तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि ये वाला पीक एब्सेंट है और ये दोनों पीक हैं, इसका मतलब ये अल्कोहल है। और ईथर के केस में क्या होगा, ये भी एब्सेंट होगा, ये भी एब्सेंट होगा, ये वाला भी एब्सेंट होगा और केवल आपको CO फ्रीक्वेंसी 1220 की रेंज में, और ये 4 पीक अगर सैचुरेट है और अनसैचुरेट है तो ये मिलता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अल्कोहल्स को और ईथर से डिफरेंशिएट करते हैं। ईथर को हम एसिड से और ईस्टर से, ईस्टर में भी आपका ये वाला ग्रुप नहीं होगा और ईस्टर में क्या होगा, CO फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, लेकिन OH उसके अंदर OH वाला भी नहीं होगा, CO फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन ये OH वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड इसमें से हम जब देखेंगे एसिड में ये होगा और एस्टर में ये, एसिड में ये होगा, ये वाला भी होगा, लेकिन एस्टर में केवल ये होगा और CO फ्रीक्वेंसी होगी। तो इस तरीके से हम इनको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। This is the spectrum of para-hydroxytoluene. One peak above 3000 centimeter inverse broad peak shows presence of OH group in the compound, and this peak above 3000 frequency showing the presence of CS3 or sp3 hybrid carbon hydrogen bonds, and peak around between 1200 and 1000 is for CO stretching, and here it comes at 1220, it is for CO bond. Next 4 peaks between 1600 and 1400 shows presence of aromatic ring, means benzene ring, and CO frequency comes in this case around 1220 centimeter inverse because it is not ether and it is joined with aromatic ring, so it is at little higher value. Because of high bond constant value, there are partial double bond characters also, and we can see in this that there is no peak for carbonyl group around 1700 centimeter inverse frequency. It means there is absence of CO group, and presence of OH group, presence of aromatic, presence of CO bond, and absence of CO group peak shows that the given compound is aromatic hydrocarbon and it has one CS3 group also. There is one peak around 800 which represents that it is para substituted phenol. It means the given compound is para-methyl phenol. Now we will discuss the spectrum of aldehydes and ketones. एल्डिहाइड और कीटोन्स में हम क्या देखते हैं कि दोनों में ही कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें मिनिमम एक साइड हाइड्रोजन होगा,
या दोनों साइड हाइड्रोजन, जबकि इसमें दोनों तरफ R ग्रुप्स होंगे और दोनों ही R ग्रुप्स का क्या होता है, प्लस I इफेक्ट होता है। तो इसका जो बेसिक पोजीशन ऑफ पीक है कार्बोनाइल ग्रुप की वो है 740 से 1680 के बीच में, मीन्स अराउंड 1700 आप मान सकते हैं, 1740 से 1680 के बीच में। तो हमें एक पीक अगर इस रेंज में मिलता है, इट मीन्स डेफिनेटली दैट कंपाउंड हैज वन कार्बोनाइल ग्रुप। और अगर इसके अल्फा बीटा पोजीशन पे अल्फा बीटा अनसेचुरेशन है या एरोमेटिक रिंग है यहाँ पे, तो हम क्या देखते हैं कि अब बिकॉज ऑफ रेजोनेंस बॉन्ड कांस्टेंट, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी गेट डिक्रीज 1705 से 1680 तक, और रेजोनेंस जैसे इंक्रीज होता जाएगा ये फर्दर डिक्रीज होता जाएगा। इफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैव प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स एज ए सब्स्टिट्यूएंट, प्लस आई इफेक्ट से उसके बॉन्ड कांस्टेंट डिक्रीज होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी गोज लोअर साइड। और अगर माइनस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उससे कोई अटैच्ड है इस कार्बोनाइल ग्रुप से, देन इट इंक्रीजेस टू हायर साइड। नेक्स्ट, ये जो CH बॉन्ड है CO के साथ वाला एडजेसेंट, ये अपना एक पीक, दो पीक दिखाता है 2860 से 2800 सेंटीमीटर इनवर्स पे, और दूसरा 2760 से 2720 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर। ये पीक जो सेकंड पीक है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार ये वाला पीक जो 3000 के पास दिस साइड sp3 हाइब्रिड कार्बन और हाइड्रोजन का पीक है, ये उस पीक से मर्ज हो जाता है, ओवरलैप कर जाता है और इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। लेकिन ये 3000 से सेकंड पीक काफी दूर है, तो अगर यहाँ पे आपको 3000 से दूर एक सेपरेट डिस्टिंग्विश पीक मिलता है, इट मीन्स डेफिनेटली दैट कंपाउंड है कार्बोनाइल हाइड्रोजन, कार्बोनाइल वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और उसके कारण आपको ये पीक मिल रहा है। अगर ये नहीं है तो इट मीन्स वो कार्बोनाइल नहीं है बल्कि कीटोन है, मतलब एल्डिहाइड नहीं है, वो कीटोन है। कीटोन का आप फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे तो एल्डिहाइड से हमेशा लोअर साइड पे जाएगी। व्हाई? बिकॉज इट हैज 2 प्लसाइड ग्रुप्स, इसमें 2 ऐसे ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। तो इसकी रेंज आपको 1725 से 1705 के बीच में मिलती है। साथ में अगर आप इसके ऊपर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड या रेजोनेंस वाला ग्रुप बेंजीन रिंग अगर इसके साथ लगा देते हैं, देन यू सी 1700 से 1670। साथ में अगर आपने साइक्लिक कीटोन्स ले रखे हैं तो साइक्लिक कीटोन में डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स रिंग में कितने हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स में जैसे जैसे कम होते हैं तो एस कैरेक्टर स्ट्रेन के साथ साथ इंक्रीज होते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती है, जबकि इसमें स्ट्रेन कम होता है, एस कैरेक्टर भी कम होते हैं, फ्रीक्वेंसी डाउनवर्ड जाती है। तो इस तरीके से हम एल्डिहाइड और कीटोन्स के स्पेक्ट्रम में 2 चीजें खास तौर से ध्यान देते हैं। एक तो 1700 के आसपास एक शार्प पीक मिलना जो कि कार्बोनाइल ग्रुप का एक कैरेक्टरिस्टिक पीक है इस रीजन में। दूसरा एल्डिहाइड है तो आपको 2700 के आसपास पीक मिलना, और अगर ये नहीं है तो इट मीन्स डेफिनेटली वो कंपाउंड कीटोन है। और एरोमेटिक है या नहीं इसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इनकी फ्रीक्वेंसी आपको किस रेंज में मिलती है। This is the IR spectrum of an aldehyde compound. There is one sharp peak around 1700 which shows presence of carbonyl group, but it may be aldehyde or ketone, and aldehydic hydrogen gives 2 bands around 2800 and 2700. The band around 2800 is not much important because sometimes it get clubbed with CH3 carbon and hydrogen peaks, but peak around 2700 plays an important role, and if it is present there it means the given compound is aldehyde, otherwise the given compound is ketone. And peak around 1700 goes downward if R group is electron donating group, and if there is any electron withdrawing group, or you can say like chlorine, fluorine, then frequency will move towards the higher side, means greater than 1700. And if conjugation is there or electron releasing group like R group is there, then frequency goes downwards.
So it means the exact position of carbonylic stretching frequencies goes up and down, depends electron donating groups are there or electron releasing groups are there. If electron donating groups, then it will goes down, and if electron releasing group, then electron withdrawing group, then it goes up. This is an IR spectrum of a ketone, and in this we can find one peak around 1700, but comparatively at lower frequency 1712, it means it is a ketone, first thing. But secondly, there is no peak around 2700, it means there is no carbonylic hydrogen, so it is not an aldehyde, it is a ketone, and it gives sharp peaks for CH3 frequency, and they are above 3000. It right side of 3000, not above. It means the given hydrocarbon has sp3 hybrid carbon, no sp2 hybrid carbon. And in this way we can explain there is no peak in the range of OH bond, there is no peak in the range of carbonylic hydrogen, sharp peaks around sp3 hybrid carbon and hydrogen, and presence of sharp peak around 1712 shows that given compound is ketone, and fingerprint region proves it as a ketone. So this was the ketone. Now we will discuss IR spectrum of acids and acid derivatives. In acids, first we see their formula. It is RCOOH. So it must have OH frequency above 3000, means nearby 3400 to 2500 centimeter inverse for concentrated solution, because in concentrated solution you will see significant hydrogen bonding there, and if solution is very dilute, then hydrogen bonding comes down, and we see 2700 to 2500 for OH bond frequency. But what about CO? CO is the characteristic frequency in acid and acid derivative. By changing its position, we can see that which one acid derivative it is. In acids, where there is no group, only OH is there, we will find that in case of aliphatic carboxylic acid, it comes around 1725 to 1700 centimeter inverse, and it decreases with plus I effect if there is plus I effect group is also there, and it increases if there is minus I effect is there, frequency increases. Like Cl, if there is one Cl group in the acid, you will find increase in the frequency, and if there is conjugation or resonance effect, then you will see frequency goes at lower side. So other than carbonyl group, we will see CO stretching frequency also at 1250 centimeter inverse. So till now we have discussed 1, 2 and 3. 3 bands should be there. Now OH in plane bending. One more specific band for acids, it is OH in plane bending at 1460 centimeter inverse, and out of plane bending frequency at 920 centimeter inverse. These two peaks and this one peak, these 3 peaks you will find in the fingerprint region, and these 3 peaks will be in the functional group region. Now we will discuss acid derivatives. Acid derivatives are 4 acid derivatives. First, acid chlorides. Acid chloride means chlorine. Chlorine has minus I effect. It will increase the intensity of CO stretching frequency, and it goes from 1700 to 1800 centimeter inverse. It is increasing because it is withdrawing electron from carbonyl group. Along this CO, you will find one CCl bond also, and its stretching frequency is in fingerprint region 800 to 650 centimeter inverse. So with the help of position of CO group and with this peak, you can find that it is acid
derivative. Next is anhydride. In case of anhydride, oxygen has more electron negativity and more electron withdrawing effect, because this CO will act as an electron withdrawing group for this CO also, and this one CO will act as electron withdrawing group for this CO. So along this you will find one coupling also, be these two CO groups, one asymmetric stretching and other one is symmetric stretching. Asymmetric stretching always occur at higher side 1830, and symmetric stretching occurs always at lower side 1775 centimeter inverse. Along this you will find CO frequency also, CO bond frequency at 1300 to 900. You saw this also in acid, it is at 1250. So in this range, in acids and in anhydride you will find one band, but in acid chloride you will not see this type of band. After this there is ester derivative. Ester derivative, R group is electron donating but oxygen is electron withdrawing. So if we compare both these groups, you will see that increase in intensity, increase in frequency is less. In case of esters, it comes between these two, chlorides and anhydrides. It is around 1750 centimeter inverse, and you will see one CO stretching frequency also around 1300 centimeter inverse. But what about amides? Amides have one more characteristic band for NH2 group, and because nitrogen has electron donating effect, it has plus I effect also, so frequency decreases downside and 1600 at 80. You will see in comparison to acid, it occurs at right side of the peak. And along this there are two NH bonds. They may have asymmetric stretching, they may have symmetric stretching. So you will find for asymmetric 3500 and for symmetric 3400 centimeter inverse. And if it is primary amide, then you will see 3400 30 centimeter inverse. Other than this, you have one NH bending also. In NH bending at 1600 centimeter inverse. These two were stretching bands which were at 3500 and 3400. If it is primary amide, then bending occurs at 1600 centimeter inverse, and if it is secondary amide, then it occurs at 1550, means slight lower side. Along this you will find one unique character, that this CO frequency occurs at 1680 and NH bending occurs at 1600. So both these bonds, the frequency or bands, they do overlap, and you get one broad peak from 1680 to 1600 centimeter inverse. So we can conclude their frequencies in this way, that anhydrides have at higher frequency than acid chlorides, than esters, than acids. Amides at right side, means lowest frequency of CO stretching will be for amides. This is the spectrum of a carboxylic acid compound which has broad peak between 3500 and 2500, which is the overlapped peak of OH bond and CH bond frequency. That's why it is very broad peak, and it has a big range also. And other peak is for CO stretching, which comes around 1725, because it is acid. There is no chloro, no amino group is there. And this one is for OH bond in plane bending around 1400, and second peak around 900 for out of plane bending peaks. So it proves presence of these four peaks proves that given compound is an acid. This is IR spectrum of an amide compound. We can easily visualize two peaks above 3000. Left one is for asymmetrical NH stretching and right one is for symmetrical NH bond stretching. Presence of these two peaks, left side of 3000 indicates presence of primary NH2 group, NH2 amido group.
and this one is for CN stretching frequency, which is in fingerprint region, which also gives idea of presence of amino group. Next, in the range of 1700, yes, we have to visualize it carefully. It is below 1700 peak for carbonyl group, CO group. It means it is an amide, because anhydrides and acid chlorides give their peak left side of 1725. Then esters give left side of 1725, and then carbonyl group, and right side of carbonyl group we get a peak for amide group, means present at a very low frequency because of electron donating nature of NH2, and this sometimes this get overlapped with the CO frequency, because NH2 also gives bending modes in this region. NH bond bending overlaps with the CO stretching frequency, so we get little broad peak and a little right side also. So this is an amide spectrum. Now we will discuss IR spectrum of amines, primary, secondary, tertiary amines. In case of primary amine, you will see two NH bonds are there. So you will get two bands, for one for asymmetric, second for symmetric, in the range of 3500 to 3200. And in case of secondary, there is only one NH bond, so you will see only one band or one peak. And in tertiary, there is no NH bond, so that's why you will get no band in this region. So in the spectrum, there is the region of above 3000. So you will find two peaks for primary and one peak for secondary and zero peak for tertiary. Along this, you will see one bond, carbon nitrogen bond in all three amines, primary, secondary, tertiary amine. So you will find one extra band between 1300 and 1600 centimeter inverse, and this peak will be shown by all three amines because this bond is present in all three amines. Along this, we will see in aromatic amines, the energy of this band increases upside. Why? Because this carbon nitrogen bond has partial double bond character. This bond has partial double bond character. As bond constant increases, frequency also increases. Other than this, one out of plane, you will see bending at 800 centimeter inverse for NH bond. And for ammonium salt, they are quaternary ammonium salt, whether they are aliphatic or aromatic, you will see 3000 and 2000 के बीच में आपको एक पीक मिलेगा. बेंडिंग आपको मिलेगा 1610 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स पे, अगर वो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है. प्राइमरी अमीन्स जो है वो आपको दो बैंड देते हैं बेंडिंग के लिए इस रीजन में 1610 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स पे. तो यहाँ पे आप 16 से लेके और 15 के बीच में आप देखते हो, 1600 से 1500 के बीच में आप देखते हो, अगर एक बैंड है तो वो क्या होगा आपका सेकेंडरी, और दो बैंड है तो वो क्या होगा आपका प्राइमरी अमीन होगा. अलोंग दिस, for nitro compounds, there are two NO bonds. Both these bonds, they may have coupling, asymmetric stretching or symmetric stretching. For asymmetric stretching, band is at 1570, between 1570 and 1500, and for symmetric, it is always lower side, 1370 to 1300. And for carbon nitriles, cyano group, you will see band between 2260 से लेकर 2220, around 2000 you will see one band. And if you raise conjugation in this system, any system, in cyano system, nitro system, amino system, frequency goes at lower side. So this is the common factor for all. So in this way we can explain the spectrum of any compound.
This one is an IR spectrum of primary amino compound. Above 3000 there are two peaks for two NH bonds. Left one is for asymmetric stretching and right one for symmetric stretching. They are present at 3500 and 3300. Right side of 3000 there is one peak for sp3 hybrid carbon and hydrogen stretching. It always come right side to 3000 frequency. Other than this, you can see two peaks almost in the fingerprint region around 1500 and 10,070. First one is for NH bending, because there is one NH bending also, and second one is CN. It means the given compound is primary amino compound. There is no aromatic, no carbonyl group.